हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। आज के इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ 10th NRB सेकंड हिंदी लैंग्वेज जो बिहार बोर्ड के बच्चों का है। एग्ज़ाम 2026 जो किसलय भाग 3 है आपके इस NRB का जो उनकी जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें मैं लेकर आई हूँ की पॉइंट्स पार्ट 2 पार्ट 7 से 12। इससे पहले के वीडियो में मैं पार्ट 1 से 6 तक की जो मुख्य बिंदुएं थी, जो की पॉइंट्स थे, वह मैं लेकर आई थी। आज पार्ट 7 से 12। सर्वप्रथम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको आने वाले एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये मेरी दिली इच्छा है कि आप अच्छे से तैयारी करें और कोई भी चीज़ आपका छूटे नहीं, आप एक अच्छे स्कोर को प्राप्त करें अपने एग्ज़ाम में, ये खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। तो फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी का कोई भी चीज़ छूटे नहीं आपसे, इसीलिए इस अंतिम दौड़ में मैं चाहती हूँ कि वो सारे चीज़ का आप रिवीजन कर ले जो आपके पाठ्य पुस्तक से जुड़े हुए हैं। ये पाठ्य पुस्तक के की पॉइंट्स हैं जिसे मैं एक एक करके लेके आ रही हूँ। तो इससे पहले का अगर आपने नहीं देखा है वीडियो की पॉइंट्स वाला पार्ट 1 से लेकर 6 तक, तो प्लेलिस्ट में जाकर किसलय भाग 3 में जाकर किसलय भाग 3 शीर्षक पाठ में जाकर आप वहाँ पर नीचे से यह प्राप्त कर सकते हैं। या कोई भी पाठ जो आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में किसलय भाग 3 में जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर कोई व्याकरण पोर्शन भी आपका छूटा हो तो व्याकरण सत्र में जाकर आप जो पाठ आपका छूटा हुआ है व्याकरण पोर्शन का, वह भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट इस अंतिम दौड़ में जोर लगाकर हम तैयारी करें और आगे बढ़े। तो चलिए पाठ 7 से 12 तक का रिवीजन हम करें। पाठ 7, ठेस कहानी। यह एक कहानी है, किनके द्वारा रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। ये इस पाठ की जो प्रमुख बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, वह मैं आपको बताते चलती हूँ ताकि हिंदी के लिए आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है। इसमें प्रमुख पात्र के रूप में सिरचन है। यह मिथिलांचल की लोक संस्कृति का वर्णन करती है। इसकी जो प्रमुख पात्र है मानू, वह छोटी बेटी है इस कहानी के परिवार की। यह अन्य पात्र में बड़ी भाभी, मंझली भाभी, माँ, चाची, लेखक आदि। और यह एक आंचलिक कहानी है। लोग सिरचन को बेगार समझते हैं, कामचोर या चटोर समझा जाता है उसे, मुफ्तखोर। ठीक है। ये इस कहानी के मुख्य बिंदु हैं। सिरचन जाति का कारीगर है। चिक बांस की तीलियों से बना पंखा होता है, पर्दा होता है। ठीक है। नैनू मक्खन को कहा जाता है। यह इस बार के एग्जाम में प्रमुख प्रश्न था। ये नैनू इस पाठ में क्या का नैनू का क्या मतलब होता है? मक्खन। शीतल पाटी क्या होती है? चिकनी और पतली चटाई। यह शीतल पाटी के रूप में जानी जाती है। सिरचन मानू दीदी को स्टेशन पर शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी कुश की आसनी भेंट करता है। यह भी प्रश्न में आया है कि सिरचन मानू दीदी को स्टेशन पर क्या देता है। वह अपनी पत्नी की शीतल पाटी को छूकर कसम खाता है कि अब यह काम नहीं करूँगा। जब मंझली भाभी द्वारा कड़ी बात कहे जाने पर वह काम को जो वह काम करता था कारीगरी का, नहीं करने का वादा करता है। और यह उसने क्या छूकर कहा था? अपनी पत्नी की शीतल पाटी को छूकर कसम खाकर कहा था। ठीक है। इसके और दो बिंदु। गांव के किसान सिरचन को क्या कर समझते थे? बेगार समझते थे। फिर से दोहराया मैंने। और सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? मानू दीदी ने दिया। जब वह काम करने के लिए, शीतल पीटी बनाने के लिए वह जाता है तो बीच में पान का बीड़ा लगाकर मानू दीदी सिरचन को देती है। तो सर्वप्रथम हिंदी की तैयारी महत्वपूर्ण रूप से करने के लिए आपको सिलसिलेवार ढंग से आपको पाठ को पढ़ना है ताकि उसकी सारी विषय वस्तु आपको ज्ञात हो जाए। नहीं, पहले से आपने अगर पढ़ी होगी तो अभी आप सरसरी निगाह से ही उसको पढ़ेंगे तो पूरा ध्यान में आ जाएगा। और ये जो प्रमुख पॉइंट है इसको लेकर
आप चलते रहिए तो भी आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चे की दुआ। यह एक कविता है, किसके द्वारा रचित है? मोहम्मद इकबाल द्वारा। यह एक प्रार्थना गीत है, ईश्वर से प्रार्थना। ठीक है। लब पे दुआ क्या बनकर आती है? तमन्ना बनकर आती है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। दुनिया का अंधेरा कैसे दूर हो जाए? किससे दूर हो जाए? मेरे दम से। ये कविता के प्रमुख बिंदु हैं। वतन की जीनत शोभा किससे होती है? मेरे दम से। चमन की जीनत की शोभा किससे होती है? फूल से। जीनत मतलब क्या होता है? शोभा। जैफो किसे कहा जाता है? वृद्धों को। यह भी इस बार का महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसमें किससे मोहब्बत करने की बात की गई? यानी इस कविता में किससे मोहब्बत करने की बात कही गई है? दर्दमंदों और जैफों से। जैफों मतलब वृद्धों से, और दर्दमंदों से यहाँ पर मोहब्बत करने की बात कही गई है। किस राह पर चलने की बात की जा रही है इस कविता में? नेक राह पर चलने की। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इस पाठ के आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सहायक है। अगला पाठ है अशोक का शस्त्र त्याग, जो कौन सी विधा है? एकांकी। ये मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जब आप हिंदी की तैयारी करें तो सबसे पहले पाठ का क्या नाम है और उसके लेखक कौन है और वह कौन सी विधा है। विधा मतलब वह गद्य खंड के या किस रूप में, साहित्य के किस रूप में लिखी हुई है। यहाँ पर जब अपनी पाठ्य पुस्तक आप देखेंगे किसलय भाग 3, तो आपके कंटेंट में ही, पाठ सूची में ही सर्वप्रथम यह वर्णित होता है कि पाठ का नाम क्या है, वह कौन सी विधा है और उनके रचनाकार का नाम। ये आपको मुंह पे याद होना चाहिए। हिंदी में अच्छी स्कोरिंग करने के लिए यह आपको मुंह पे याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फिर से उसका रिवीजन आपको कराया है, आप देखते चलिए और इसको सरसरी निगाह से पढ़ते चलिए कि कौन सी विधा है और उसके राइटर कौन है, उसके लेखक कौन है। इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है। आगे बच्चे, इसमें हमने ये देख लिया बच्चे की दुआ की जो प्रमुख बिंदु थे वो हमने देख लिया। अगला पाठ अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी है। ठीक है। कौन सी विधा है ये? एकांकी है। एकांकी एक अंक यानी नाटक का एक भाग। ये किनके द्वारा रचित है? वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा। इसमें किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसके प्रमुख पात्र कौन है? सम्राट अशोक जो मगध के राजा हैं, द्वारपाल, संवाददाता, सैनिक और राजकुमारी पद्मा। ठीक है। कितने सालों से युद्ध हो रहा है? 4 सालों से। यह जो अशोक का जो यहाँ पर युद्ध का जो वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन, वह कितने सालों से हो रहा है? 4 सालों से। कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम है? तो पद्मा है। ठीक है। ये आपको याद रखनी है ये बात। आगे देखिए, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा किसका कथन है? सम्राट अशोक का। शस्त्र त्याग के बाद अशोक और उसके सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? पीले। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न था इस बार के बोर्ड एग्जाम का। उनके सामने कौन बैठे हैं? एक बौद्ध भिक्षु। ठीक है। वीरांगना का क्या मतलब होता है? वीर महिला, युद्ध में लड़ने वाली स्त्री। यह भी प्रश्न बहुत बार दोहराया गया है। पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि स्त्रियों पर हथियार या युद्ध करना वह नहीं चाहते थे। ठीक है। शस्त्र, हाथ से थामकर चलाया जाने वाला हथियार। शस्त्र किसे कहते हैं? जो हाथ से थाम कर चलाया जाता है उसे कहते हैं। ठीक है। जैसे तलवार, गदा, भाला। ठीक है। और अस्त्र किसको कहते हैं? अस्त्र वह हथियार है जिसे फेंक कर या मंत्रों से दूर से चलाया जाता है, जैसे तीर, ब्रह्मास्त्र, मिसाइल आदि। इसका भी अंतर आपको स्पष्ट हो गया, शस्त्र और अस्त्र का। ठीक है। अब अगला पाठ है जिसके प्रमुख कुछ बिंदु मैं आपको बताने जा रही हूँ। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। यह कौन सी विधा है? निबंध है, ईर्ष्या के संदर्भ में। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम है? निंदा। ईर्ष्या का क्या काम है? जलाना।
लेखक के घर के दाहिने कौन रहते हैं? वकील साहब रहते हैं। ये सारा प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है, इसलिए इसको जरूर से आप देख लीजिएगा, अच्छे से कंसर्न कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। वकील के बगल में कौन रहते हैं? बीमा एजेंट। आगे देखिए और महत्वपूर्ण प्रश्न, चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिता क्या होती है? जिसपे क्या दाह संस्कार किया जाता है मरने वाले इंसान का। नहीं, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह सूत्र कथन किसका है? यह सूत्र कथन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है, ठीक है। ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है। यह कथन किसका है? यह कथन नीत्शे का है, फ्रेडरिक, ठीक है। एक जर्मन दार्शनिक थे ये और सांस्कृतिक आलोचक भी थे ये। यह बात भी आपको याद रखनी है। बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसका कथन है? नीत्शे का कथन है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इस पाठ का। आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। यह कथन किसका है? यह भी नीत्शे का कथन है। लास्ट इसका महत्वपूर्ण प्रश्न, ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय है? मानसिक अनुशासन। अगर हम मानसिक अनुशासन में रहे तो ईर्ष्या जैसा जो बीज है जो हमें नुकसान पहुंचाता है वह हमारे अंदर नहीं आ सकता। अगला पाठ कबीर के पद। अब इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देख लें। कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं रचनाकार हैं। इसमें एक प्रश्न कोई ना कोई जरूर आएगा, किस काल के थे, किस धारा के थे, निर्गुण धारा में किस शाखा के थे। तो इसमें से तीनों प्रश्न आपको यहाँ पर हल हो गए। कबीर कागज की लेखी की जगह आँखिन देखी बात पर विश्वास करते थे। यहाँ पर कबीर के 2 पद संकलित हैं, उसके ऊपर के पद में इस बात का वर्णन है, ठीक है। तो अच्छे से इसको आपको याद रखना है। आगे के देखिए, इसके कुछ प्रमुख बिंदु जो हैं, भगवान या ईश्वर कहाँ बसे हैं? सब सांसों की सांस में। मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ईश्वर के लिए। यह इस बार के बोर्ड एग्जाम का महत्वपूर्ण प्रश्न था 2025 में। सगुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर की साकार रूप की आराधना की जाती है। निर्गुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर के निराकार यानी बिना आकार के स्वरूप की आराधना की जाती है, यानी कोई भी आकार या किसी विशेष भगवान के रूप में उसकी पूजा नहीं होती, एक शक्ति पुंज के रूप में मानकर उनकी पूजा होती है। और सगुण भक्ति धारा में विशेष ईश्वर भगवान की पूजा होती है, जैसे शिव, हनुमान, विष्णु, नहीं ये अलग अलग देवता हैं, तो राम, कृष्ण, तो यह सगुण भक्ति धारा का स्वरूप होता है, ठीक है। कबीर के पहले पद में रूढ़ियों के समानांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना की गई है। यह भी प्रश्न बहुत बार दोहराया गया है। और दूसरे पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह उसको अपने ही भीतर साक्षात्कार करने की बात कही गई है। तो पहले पद में क्या है, दूसरे पद में क्या है, यह हमने यहाँ पर जाना। अगला पाठ विक्रमशिला जो कि निबंध की विधा है, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देख ले। विक्रमशिला एक प्राचीन विश्वविद्यालय है जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं उन्नत एवं महत्वपूर्ण था। यह भी प्रश्न बहुत बार दोहराया गया है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये सारे की पॉइंट्स देखने हैं और खुद को हिंदी के लिए तैयार करना है। आधुनिक भागलपुर जो प्राचीन अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय है, यह विक्रमशिला वहीं पर स्थित है, ठीक है। विक्रमशिला कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरगट्टा गांव अंतिचक में स्थित है। इसे 8वीं शताब्दी के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में बनाया गया। यहाँ आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर सरीखे विद्वान हुए। आर्यभट्ट खगोल विद्या के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं और अतीश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। विक्रमशिला में 6 महाविद्यालय विद्यमान थे। 10वीं 11वीं सदी तक ये पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए एक भी पॉइंट को आपको छोड़ना नहीं है।
13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण इसका सर्वनाश हो गया। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसका सर्वनाम किस सदी में हुआ? 13वीं सदी में। इंपॉर्टेंट रूप से आपको ये याद रखना है। और इसका जो विध्वंस की जो चर्चा है वह किस पुस्तक में हमें प्राप्त होती है? तबकात ए नासरी नामक ग्रंथ में। तबकात ए नासरी नामक ग्रंथ में विक्रमशिला के विध्वंस का जीवंत वर्णन है। तो इस पाठ से संबंधित कुछ बातें हमने आपको बताई। अगले पाठ में फिर आगे के कुछ चैप्टर के की पॉइंट्स मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगी। आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। आपके एग्जाम से एक दिन पहले तक आपको सारे ये पॉइंट्स और जो महत्वपूर्ण बातें हैं एग्जाम से जुड़ी हुई आपको प्राप्त हो जाएगी। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज तक के लिए इतना ही। बाय।